अगर ये खाद आप डाल रहे हैं यूरिया, जिंक सल्फेट और इसी के साथ सागरिका दानेदार, तो इन खादों के इस्तेमाल से आपके खेत के अंदर बहुत अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। आपका उत्पादन है वो पिछले साल की बजाय ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। साथियों, गेहूं की बुआई ऑलरेडी हो चुकी है। लगभग सभी किसान साथियों ने अपने यहाँ पर गेहूं की बुआई कर दी है और अब समय आ गया है गेहूं के अंदर पहला पानी देने का। तो कई किसान साथी सोच रहे हैं मैं अगर पहला पानी दे रहा हूं तो उसके साथ क्यों ना कोई फर्टिलाइजर डाल देता, कोई खाद डाल देता हूं। तो मोटा मोटा किसान सोचते हैं मैं अपने यहाँ पर यूरिया डाल दूंगा, और कई किसान साथी सोचते हैं कि मैं यूरिया और डीएपी दोनों मिलाकर अपने खेत में डाल दूंगा, ठीक है। और कुछ किसान सोचते हैं कि अगर मैं डीएपी डाल रहा हूं तो उसके साथ जिंक सल्फेट जो कि 33% में आता है, चाहे वो 21% में आए, तो वो मिलाकर उसके साथ डाल दूंगा अपने खेत के अंदर। वो बिल्कुल ही गलत है। उससे आपका उत्पादन बढ़ने की बजाय बिल्कुल ही घट जाएगा, क्योंकि किसान साथियों जिंक और डीएपी दोनों अपने आप में रिएक्शन कर देती है और वो फसल को फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचाती है। और डीएपी जो कि ऊपर से डाला है आपने, वो फसल के बिल्कुल भी काम में नहीं आ पाएगा। तो नमस्कार किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे किसान साथी गेहूं की पहली सिंचाई के अंदर कौन कौन से खाद, कौन कौन से फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें और कौन कौन से फर्टिलाइजर इस्तेमाल ना करें, और किन फर्टिलाइजरों का परिणाम अच्छा मिलने वाला है और कौन कौन से फर्टिलाइजरों का परिणाम अपने को बुरा मिलने वाला है। तो आप वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल या क्यूरी रहे तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। साथियों, कई किसान साथी जो कि पहले पानी में यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूरिया इस्तेमाल कीजिए, परंतु कम कीजिए, क्योंकि यूरिया होता है अगर उसको बांट कर अपन इस्तेमाल करें। बांट कर किस प्रकार से, जिस प्रकार से अपने को पता है मैं अपने 1 एकड़ खेत के अंदर 2 बैग यूरिया या 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल करने वाला हूं, तो अगर मैं वो 1 बैग यूरिया 1 एकड़ खेत में एक साथ डाल दूं तो, या फिर मैं वही बैग 3 बार कम करके, या मैं जो बीघा होता है अपना कच्चा बीघा, उसमें 2 किलो या 3 किलो प्रति कच्चा बीघा या 10 किलो प्रति एकड़ में अपना यूरिया इस्तेमाल कर दूं और ये 3 बार करूं, ठीक है। और मैं एक बार में ही 1 बैग इस्तेमाल करूं। फायदा किस में होगा? फायदा होगा जो बार बार इस्तेमाल करने की, कम मात्रा में ज़्यादा समय इस्तेमाल करने, मतलब कम मात्रा में ज़्यादा बार इस्तेमाल करने से अपने को ज़्यादा फायदा हुआ। क्योंकि जो यूरिया होता है वो फसल के अंदर सिर्फ 7 दिन ही काम करता है, क्योंकि आज अपन ने डाला, तीसरे दिन वो असर करने लग गया और 7 दिन तक वो लगातार असर करेगा फसल के, फिर 7 दिन बाद उसका असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसलिए क्यों ना मैं वही यूरिया 7 बार उसके अंदर डाल दूं उसी बैग को, तो वो यूरिया अपनी फसल के अंदर ज़्यादा प्रभाव देगा। और इसी के साथ अगर यूरिया अगर नहीं डाल रहा हूं मैं, तो मैं अपने यहाँ पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर लूँगा, क्योंकि नैनो यूरिया है वो यूरिया के मुकाबले ज़्यादा समय तक काम करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट पत्तियों पर असर करता है, पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से पत्ती के अंदर चला जाता है और वहाँ से जो भी नाइट्रोजन पौधे को चाहिए वो धीरे धीरे उसको मिल जाती है। इसी के साथ परंतु कुछ किसान साथी हैं वो चाहते हैं कि मैं अपने यहाँ पर यूरिया तो डाल रहा हूँ, उसके साथ दानेदार जो डीएपी आता है वो भी अपने यहाँ पर छिटक विधि के माध्यम से पहले पानी, दूसरे पानी या तीसरे पानी के अंदर डाल दूँ। तो इससे क्या होता है, किसान साथी सोचते हैं इससे हरापन जमीन को ज़्यादा दिख रहा है। किसान साथियों क्या होता है, जो डीएपी होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, उसके अंदर 1846 होता है, एनपीके होता है वो 1846, इसमें 18% नाइट्रोजन होता है जो कि चिलेटेड होता है, 46% इसमें फास्फोरस होता है और 0% इसके अंदर पोटास होता है। तो जो 18% नाइट्रोजन है वो तो पौधे के काम आता है, इंस्टेंट जल्दी काम आता है, तो इसलिए पौधे में हरापन देखने को मिलता है। परंतु जो फास्फोरस होता है वो अचली चलायमान होता है, मतलब वो घूमता नहीं है, और घूमता नहीं है तो क्या होगा, वो भूमि के ऊपर रहेगा और जो जड़ें हैं वो भूमि के नीचे रहेगी, तो जड़ों तक वो पहुंच नहीं पाएगा। और अपना जो खर्चा किया अपन ने फास्फोरस के लिए डीएपी डाला है, डीएपी खरीद कर लाए हैं महंगा वाला 1350 रुपये का कट्टा, वो फसल के कोई काम में नहीं आ पाएगा। इससे अच्छा तो आप केवल यूरिया 1 किलो की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दीजिए। आप डीएपी कभी भी पहले पानी, दूसरे पानी या तीसरे पानी में आप बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि जो डीएपी है वो जड़ों तक पहुंच नहीं पाएगा, और जड़ों तक पहुंच नहीं पाएगा तो क्या होगा, वो पौधे को मिल ही नहीं पाएगा। फिर उसके बाद कई किसान साथी सोचते हैं मैं डीएपी के साथ क्या डाल दूं, जिंक सल्फेट डाल दूं। अब क्या होता है, जिंक सल्फेट अगर डीएपी या अगर कोई अन्य फास्फेटिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जिंक सल्फेट के साथ कर देते हैं तो वो जिंक फास्फेट का निर्माण कर देता है, और जिंक फास्फेट पूरी तरह से जल में अघुलनशील होता है, मतलब जल में घुल नहीं पाता। अगर जल में ही नहीं घुलेगा, पानी में ही नहीं घुलेगा तो पौधे को क्यों मिल पाएगा। और इसी के साथ क्या होगा, वो एक प्रकार से गाढ़ा मिश्रण बनाता है जो कि भूमि के ऊपर एक प्रकार से परत बना देता है, जो कि भूमि के लिए और पौधे के लिए एक प्रकार से हानिकारक होगा। तो इस प्रकार से अगर आप फर्टिलाइजर
खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदे से ज़्यादा क्या कर देगा, नुकसान कर देगा। तो अब किसान साथी क्या करें, इसका सोल्यूशन भी ज़रूरी होगा, क्योंकि किसान साथियों ने डीएपी के साथ अगर जिंक फास्फेट इस्तेमाल कर लिया तो नुकसान होगा। तो क्या इस्तेमाल करें? तो किसान साथी अपने यहाँ पर पहले पानी के समय, जब भी आप पहला पानी दे रहे हैं या दूसरा पानी दे रहे हैं, तो उस समय आप अपने यहाँ पर यूरिया दानेदार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया जो दानेदार होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रति एकड़ की बात करें तो आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं आप। अगर आप दूसरे पानी या तीसरे पानी में जब आपकी जो फसल है वो पत्तों से ज़मीन को पूरी तरह ढक ले, उस समय आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको 20 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यूरिया के साथ आप जिंक सल्फेट इस्तेमाल करेंगे। जिंक सल्फेट यूरिया के साथ क्रिया नहीं करता, जिसके कारण आपको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जिंक और सल्फेट की मात्रा भूमि को मिलने से या फसल को मिलने से उसमें उत्पादन की बढ़वार देखने को मिलती है, और जो भी जिंक की कमी से फसल में पीलापन दिख रहा है वो भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? और इसके साथ इस्तेमाल करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए इस्तेमाल करेंगे सागरिका दानेदार। तो किसान साथियों, आप गेहूं के अंदर पहली सिंचाई के समय यूरिया, जो कि जिसकी मात्रा लेनी है आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़, दूसरा आता है जिंक सल्फेट, तो वो लेना है आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़, तीसरा आता है फर्टिलाइज़र, वो आता है सागरिका दानेदार, तो वो इस्तेमाल करना आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। और इन फर्टिलाइज़र को, इन खादों को आप अच्छी तरह मिलाकर अपने खेत के अंदर आपको डाल देना है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आपको पहले पानी के समय ये खादें आपको डालनी है। अगर ये खाद आप डाल रहे हैं यूरिया, जिंक सल्फेट और इसी के साथ सागरिका दानेदार, तो इन खादों के इस्तेमाल से आपके खेत के अंदर बहुत अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। आपका उत्पादन है वो पिछले साल की बजाय ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, जो पहला पानी आप दे रहे हैं उसमें ये खाद डालने हैं। दूसरे जो पानी आप दे रहे हैं वो पानी देने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर नैनो यूरिया, सागरिका लिक्विड और डीएपी, लिक्विड में आ रहा है नैनो डीएपी करके आता है, तो उसका आपको अपने यहाँ पर फोलियर स्प्रे करना, पत्तों के ऊपर स्प्रे करना है। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए या कोई सवाल है आपका, तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।